नमस्ते, मैं रफ़ीक सुलेमान हूं और आप क्लाउड सिंप्लीफाइड देख रहे हैं। नमस्ते सभी को और क्लाउड प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस के एक और पाठ में आपका स्वागत है। और इस पाठ में हम AWS वैश्विक बुनियादी ढांचे के बारे में जानेंगे। तो आइए उस पहले शब्द से शुरू करें जिसे हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, और इसे हम उपलब्धता क्षेत्र कहते हैं, या संक्षेप में इसे हम AZ कहते हैं। तो AZ की परिभाषा क्या है? एक AZ बहुत सरलता से यह एक निश्चित निकटता में एक या अधिक भौतिक डेटा केंद्र है, और ये डेटा सेंटर बहुत ही अधिक उपलब्ध और पूर्ण सहिष्णु तरीके से डिजाइन किए गए हैं। तो हो सकता है कि आप इसे देखें और कहें यह पर्याप्त से कहीं अधिक है, लेकिन वास्तव में ये डेटा केंद्र एक निश्चित निकटता के अंदर होते हैं। वे एक निश्चित आपदा से प्रभावित हो सकते हैं, उदाहरण के लिए भूकंप या एक बवंडर, भगवान न करे। और इसीलिए AWS के पास केवल एक उपलब्धता क्षेत्र नहीं है। AWS के पास इस तरह के कई उपलब्धता क्षेत्र हैं और उन्हें दसियों किलोमीटर की दूरी पर अलग किया जाता है, ताकि यदि किसी निश्चित भौतिक स्थान पर कोई निश्चित आपदा होती है तो इससे अन्य स्थानों में अन्य उपलब्धता क्षेत्र प्रभावित नहीं होते हैं, और ये उपलब्धता क्षेत्र मिलकर इसे हम बनाते हैं, या जिसे हम एक क्षेत्र कहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार एक क्षेत्र एक साथ न्यूनतम 3 उपलब्धता क्षेत्र है, क्योंकि हमारे पास अन्य क्षेत्र भी हैं जिनमें केवल एक क्षेत्र में 4 या कभी-कभी 6 उपलब्धता क्षेत्र भी हो सकते हैं। और फिर जब हम किसी क्षेत्र की इस अवधारणा को कहते हैं तो एक बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्षेत्र एक देश के बराबर होता है, और ये डेटा अनुपालन और डेटा रेजिडेंसी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आप अपने बुनियादी ढांचे को तैनात करना चुनते हैं, जब आप अपने एप्लीकेशन को तैनात करना चुनते हैं एक निश्चित क्षेत्र में, इसका मतलब है कि आपका डेटा इस देश के अंदर रहता है, और यह डेटा रेजिडेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कुछ संगठनों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां उन्हें उदाहरण के लिए इसे एक निश्चित देश के अंदर डेटा रेजिडेंसी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आइए देखें और देखें कि AWS की परिभाषाओं के अनुसार विशेषताएं क्या हैं। इसलिए जब हम उपलब्धता क्षेत्रों के बारे में या परिभाषा के अनुसार एजेड के बारे में बात करते हैं तो ये या तो एक या अधिक भौतिक डेटा केंद्र होते हैं, लेकिन ये डेटा केंद्र, जैसा कि हमने बताया, एक निश्चित AWS क्षेत्र में अनावश्यक शक्ति, नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी के साथ डिजाइन किए गए हैं। और AZs कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिसे एप्लीकेशन विभाजन कहा जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपना एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने एप्लीकेशन को कम से कम 2 AZ या 2 उपलब्धता क्षेत्रों में विभाजित करना सबसे अच्छा अभ्यास है। इसलिए यदि एक AZ विफल हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन अभी भी आपके एप्लीकेशन तक पहुंचने वाले किसी भी ग्राहक के लिए दूसरे उपलब्धता क्षेत्र पर निर्बाध रूप से चल सकता है। इसलिए AZs किसी भी समस्या या किसी आपदा से बेहतर अलगाव और सुरक्षा के लिए उच्च उपलब्धता के लिए एप्लीकेशन विभाजन करते हैं। आपदाएं कैसी? जैसे बिजली कटौती, जैसे बिजली गिरना, बवंडर, भूकंप, जैसा कि हमने समझाया, बेशक भगवान न करे। और अंत में, जैसा कि हमने समझाया, एज को भौतिक रूप से कई किलोमीटर तक अलग कर दिया गया है, ताकि इस उपलब्धता क्षेत्र के अंदर आपदा को अलग किया जा सके। और फिर AZs एक दूसरे से दूर हैं और अधिकतम 100 किलोमीटर है। और परिभाषा के अनुसार अधिकतम 100 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे एप्लीकेशन में कई AZs में समकालिक प्रतिकृतियां हों, और इसीलिए यहां अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर तक हो सकती है। अब परिभाषा के अनुसार क्षेत्रों की विशेषताएं क्या हैं? तो परिभाषा के अनुसार एक क्षेत्र में 3 AZ होते हैं, और यह आपकी परीक्षा में एक प्रश्न हो सकता है। प्रति क्षेत्र AZ की न्यूनतम संख्या क्या है? और यहाँ न्यूनतम 3 उपलब्धता क्षेत्र हैं, और जैसा कि हमने समझाया, ये एज अलग थलग हैं, और किसी निश्चित आपदा के घटित होने की स्थिति में उन्हें अलग थलग करने के लिए शारीरिक रूप से अलग किया जाता है।
जैसा कि हमने बताया, प्रत्येक एजी में स्वतंत्र शक्ति, स्वतंत्र शीतलन और भौतिक सुरक्षा होती है और वे अनावश्यक अल्ट्रा लो लेटेंसी नेटवर्क 100 गीगा कनेक्टिविटी तक के बहुत उच्च गति नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और फिर सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में उच्च उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करने वाले ग्राहकों को अपने एप्लीकेशन को कम से कम 2 एजी में विभाजित करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। अब यदि मेरे पास सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मेरा एप्लीकेशन है, तो मुझे अपना एप्लीकेशन कम से कम 2 एजेड में डिजाइन करना चाहिए। और फिर एक प्रश्न, मैं एकाधिक एजीज में संतुलन कैसे लोड करूंगा? यदि आपको याद हो तो यहां ELB या इलास्टिक लोड बैलेंसर आता है, जो संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा। इंटरनेट से आने वाले ग्राहक वे मेरे ELB पर उतरेंगे और फिर ELB कई एजेड में कई उदाहरणों में लॉर्ड साझा करने के लिए जिम्मेदार होगा। मैं बस उस बात को संशोधित कर रहा हूं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। इस मामले में अब मेरे सभी एप्लीकेशन अभी भी दूसरे एजी में निर्बाध रूप से चल रहे हैं और मेरे ग्राहकों को यह महसूस नहीं होगा कि उदाहरण के लिए मेरे एप्लीकेशन के अंदर कोई डाउन टाइम या कोई समस्या है। अब आइए देखें कि मैं क्षेत्र कोड, नाम और एज के लिए कैसे पढ़ सकता हूं और मैं कैसे समझ सकता हूं कि यह एज उदाहरण के लिए एक निश्चित क्षेत्र से संबंधित है। तो यह नाम है उदाहरण के लिए US ईस्ट 1 नामक क्षेत्रों में से एक का, और आपकी जानकारी के लिए यह AWS द्वारा 2006 में प्रकाशित होने वाला पहला क्षेत्र था। और फिर इस क्षेत्र के अंदर उपलब्धता क्षेत्र को US ईस्ट 1A, US ईस्ट 1B और US ईस्ट 1C कहा जाता है। अब मैं क्या समझ सकता हूं? मैं समझ सकता हूं कि ये 3 उपलब्धता क्षेत्र ये एक ही क्षेत्र के अंदर हैं। वे क्षेत्र का एक ही नाम साझा करते हैं, जैसा कि हम यहां से देख सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूं ये 3 एजेड एक क्षेत्र के अंदर हैं जिसे US ईस्ट 1 कहा जाता है। इसके साथ ही हम इस पाठ के अंत पर आते हैं। मुझे आशा है कि अब यह एजीएस की अवधारणा और क्षेत्रों की अवधारणा को स्पष्ट कर देगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।